नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, कक्षा 9 की जो अर्थशास्त्र है उसके सारे चैप्टरों का एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण इस बुक में दिया गया है। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए और बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो पहला चैप्टर आता है जो इकोनॉमिक्स में, वो है बिहार के एक गांव की कहानी। तो देखिए, इकोनॉमिक्स का बुक अगर आप उठाएंगे ना तो उसमें सिर्फ कहानियाँ ही दी हुई है। कहानियों के जरिए ही एक एक पॉइंट निकालना पड़ता है कि कहाँ पर कौन सा एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसी प्रकार से दिया हुआ है। तो चलिए इसको देखेंगे और साथ में अगर बुक में जो दिखाने लायक रहा कि हाँ यहाँ पर ये पॉइंट देख लीजिए, तो उसको भी मैं साथ साथ में दिखाती चलूँगी। पहला प्रश्न है, उत्पादन के प्रमुख कितने साधन होते हैं? उत्पादन जो है उसका कितना साधन होगा? 4, 5, 6 या फिर 2? तो देखिए, उत्पादन का जो साधन होता है वो होता है 5। कौन कौन सा याद कर लीजिए। तो एक हो जाता है प्राकृतिक संसाधन कहिए या फिर भूमि कहिए, एक हो गया। दूसरा हो जाता है श्रम। तीसरा हो जाता है आपका पूंजी। चौथा हो जाता है तकनीकी व प्रबंध। तथा पाँचवा जो हो जाता है वो होता है साहस या फिर उद्यमशीलता। तो ये 5 उत्पादन के साधन होते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का हास्य, ऋणात्मक प्रतिफल, मध्य लाभ। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होगा? उपयोगिता का सृजन करना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला। नेक्स्ट है, किसने कहा भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह से नहीं है बल्कि उन सभी पदार्थों व शक्तियों से है? ये कथन किसका है? किन्स का है, मार्शल का है, हिक्की का है या फिर थॉमस का है? तो ये जो कथन है ये मार्शल का है कि भूमि का मतलब जमीन के ऊपरी सतह से नहीं है बल्कि उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से भी है। देश में कितने प्रतिशत से कम क्षेत्र में सिंचाई होती है? सिंचाई की बात कर रहा है। 60%, 50%, 40 या फिर 20%? तो वो होता है 40%। आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल का उदाहरण बोल रहा है, गेहूं, तिलहन, आलू या फिर धान? तो देखिए, धान जो है खरीफ फसल का उदाहरण है, लेकिन गेहूं, तिलहन, आलू ये सब किसमें आते हैं? तो रबी फसल में आते हैं। तो देखिए, ये बस मैं रफली ऐसे ही एक नोट्स तैयार की हूँ, उसको आप लोग फटाफट देख लीजिए। देखिए, फसलों का जो मौसम है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। ग्रीष्मकालीन हो गया, वर्षाकालीन हो गया और शीतकालीन हो गया। ठीक है, अब ग्रीष्मकालीन को क्या कहा जाता है? यानी जायद के रूप में भी देखा जाता है। इसकी बुआई कब होती है? तो मार्च से अप्रैल में होती है तथा कटाई जो होती है वो मई से जून में होती है। इसमें कौन कौन से फसल आ जाते हैं? तो खरबूज, तरबूज, खीरा, ये सब क्या है? ग्रीष्मकालीन फसलें हैं। देखिए, गर्मी में तरबूज ज़्यादा मिलता है ना, जिसको कि जायद फसल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा फटाफट देखिए, वर्षाकालीन फसल, इसको खरीफ फसल के नाम से जाना जाता है, जिसमें पानी ज़्यादा लगे। इसकी बुआई कब होती है? तो जून जुलाई में होता है और कटाई सितंबर से अक्टूबर में होता है, जो कि चावल है, हमारा धान है। धान में बोलते हैं ना कि उगता भी पानी में ही है और डूब कर यानी मरता भी पानी में ही है। जैसे भात बनाते हैं तो पानी में ही बॉईल हो करके मरता है, तो चावल के लिए पानी बहुत ज़्यादा जरूरी है धान के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा शीतकालीन फसल, जिसको कि रबी कहते हैं, जो कि अब बोया जाएगा। जैसे सितंबर अक्टूबर में इसकी बुआई होती है और कटाई कब होती है? तो मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। जैसे गेहूँ, जौ ये सब हो गया, तो ये क्या है? रबी फसल होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, राइटिंग पर नहीं जाइएगा प्लीज़। दूसरा जो चैप्टर आता है वो है मानव एवं संसाधन। मानवीय पूंजी के मुख्य स्रोत क्या है? शिक्षा, भोजन, आवास, सभी। तो सभी है मानव पूंजी का मुख्य स्रोत। शिक्षा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, आवास भी चाहिए, तो ये सभी क्या है? मानवीय पूंजी के स्रोत हैं। प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने पर जोर किसने दिया था? मतलब सबसे ज़्यादा जोर जो प्राथमिक शिक्षा है उसको मूल अधिकार बनाना चाहिए, यानी ये सभी का अधिकार है, इस पर जोर किसने दिया? तो अमर्त्य सेन ने दिया था। किसने? अमर्त्य सेन ने। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यू से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए, आज़ादी के समय जो भारत की जनसंख्या थी वो थी 33 करोड़ कभी दिया रहेगा या कभी 34 करोड़ दिया रहेगा, तो दोनों सही रहेगा। ऑप्शंस के अनुसार आप लोग को चलना है। और जब 1951 में जनगणना होता है पहली बार, तो उस समय जनसंख्या कितनी अंकित की जाती है? 36 करोड़। तो देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कहा क्वेश्चन, यहाँ पर बोला कि आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो वो थी 33 करोड़ या फिर 34 करोड़। दोनों आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पूछ रहा है कि इसकी घोषणा कब हुई थी? तो वो हुई थी 2000 में। इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? क्या है? परिसंपत्ति है। शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित, अस्वस्थ, ये तो हट गया, अनपढ़, बेकार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शिक्षित और स्वस्थ जो जनसंख्या है वो क्या है? अर्थव्यवस्था की संपत्ति होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? 1st हो गया। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है?
तो ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? 3, 2, 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2 प्रकार की ही बेरोजगारी पाई जाती है। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रक्षण बेरोजगारी पाई जाती है। यानी देखिए इसी प्रकार से बुक में से हमें क्वेश्चन निकालना होता है कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित क्या है? बेरोजगारी है। ठीक है, ये नगरीय क्षेत्रों की बात कर रहा है, लेकिन हमारा पूछा था ग्रामीण क्षेत्रों में, तो 2 प्रकार की पाई जाती है, मौसमी और प्रक्षण बेरोजगारी। ठीक है, जहाँ पर मुझे लगेगा क्योंकि यह स्टोरी जैसा दिया हुआ है और इतना आप समय नहीं रह गया है कि हम लोग पूरी बुक को पढ़ सके, तो क्वेश्चन के जरिए ही जितना हो सके चैप्टर वाइज, वो भी चैप्टर वाइज जितना हो सके क्वेश्चन आप करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़े। निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? देखिए गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण या फिर इनमें से सभी। तो ये सभी होगा। देखिए बुक में दिखा देती हूँ। जनसंख्या की गुणवत्ता में किसका रोल रहता है? तो देखिए साक्षरता दर का होगा, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य भी आ गया, और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है क्या? जनसंख्या की गुणवत्ता। तो क्वेश्चन भी तो हमारा यही था। अतः जनसंख्या की गुणवत्ता अतः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। अगर समृद्धि दर के बारे में पूछ लेता है कि क्या निर्धारित करता है, तो जनसंख्या की गुणवत्ता ही समृद्धि दर को भी निर्धारित करते हैं। तो इसका आंसर हो गया इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला होता है? तो भैया ये तो कृषि है, कृषि में सबसे अधिक मेहनत लगता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लें। देखिए अगर पूछ लेता है कि कब तक मतलब प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में यह सर्व शिक्षा अभियान कदम उठाया गया था, तो वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम था। राज्यों में स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक क्या थी? तो समयबद्ध पहल थी। इसके साथ ही ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु याद रखिए ये सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर शुरू किया गया था। तो प्रश्न बन सकता है ना कि सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर किस लिए शुरू किया गया था? तो स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए, यानी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके? एडमिशन ले सकें। ये देखिए अभी हम लोग देखे और प्रश्न भी आ गया। सरकार द्वारा सेतु पाठ्यक्रम एवं स्कूल लौटो शिविर कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अनपढ़ वयस्क को शिक्षित करना, प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन बढ़ाना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना, शिविरों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। तो अभी हम क्या देखें, तो प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए ये किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ें। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय किस वर्ष से कम शिशु की मृत्यु से है? अच्छा, शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है और किस वर्ष से कम शिशु की मृत्यु दर से है? 1 वर्ष से कम, 2 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम या फिर 1 से 2 वर्ष से कम। यानी शिशु मृत्यु दर जो होता है तो कितने वर्ष के अंदर वाले को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो हम लोगों को पता ही होगा कि जो 1 वर्ष से कम बच्चा होगा जिसकी मृत्यु हो जाएगी उसको शिशु मृत्यु दर में अंकित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोग शामिल किए जाते हैं? श्रम बल जनसंख्या या फिर बाल जनसंख्या हो जाएगा छोटे बच्चों के लिए। तो किस वर्ष के लोग जो हैं वो शामिल किए जाते हैं? तो 14 वर्ष से कम आयु के, 18 से 60, ये तो वयस्क हो गए। तो बाल श्रम में कौन आएगा? 14 वर्ष से जो कम बच्चा है उसी को बाल श्रम में शामिल किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है तीसरा। देखिए फ्रेंड्स, एक स्टेट करके 9 से 10 तक के जो SCRT से सारे चैप्टर है ना, उनकी सबकी समरी मैं एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, या फिर आज मैं इसके लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज़ आप लोग एक नज़र उसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा उससे। यानी पहला प्रश्न है, योजना आयोग के अनुसार न्यूनतम कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन कितना है? 2000 है, 2100 कैलोरी है, 2400 या फिर 2200? किसके अनुसार? तो योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण इलाके में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में पूछ रहा है तो वो है 2400। कितना है? 2400। अगर यहाँ पर नगरीय पूछता कि नगरीय क्षेत्रों में कितना है, तो नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी आ जाता है। ठीक, आगे बढ़े। भारत में गरीबी के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य कौन आता है? बिहार आता है। बिहार और उड़ीसा ये दोनों होता है। तो भारत में गरीबी के आधार पर जो प्रथम राज्य है वो है उड़ीसा। देखिए कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि उड़ीसा और बिहार क्रमशः 47 और 43, यानी 47 किसका आ गया? उड़ीसा का, और बिहार का 43% निर्धनता औसत के साथ 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। लेकिन यहाँ हमारा पूछा है कि प्रथम कौन है, तो प्रथम कौन हो गया? उड़ीसा हो जाएगा। बिहार दूसरे स्थान पर है, ठीक है, 43% के साथ, और उड़ीसा 47% के साथ है।
अगला है प्रश्न, भारत में कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो कितना प्रतिशत है? वो है 64% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन के क्या उपाय हो सकते हैं? गरीबी उन्मूलन के जनसंख्या पर नियंत्रण, पूंजी की व्यवस्था, निवेश में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है इसके कारण क्या हो सकता है? गरीबी का उन्मूलन यानी दूर किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? तो काम के बदले जो अनाज कार्यक्रम है ये कब लागू किया गया था भारत सरकार द्वारा? तो 2004 में। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। NSSO का पूर्ण रूप क्या है? NSSO का पूर्ण रूप क्या है? NSSO का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय पब्लिक सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय सहायता सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्शित सर्वेक्षण संगठन इसका आंसर हो जाएगा, यानी 3। 7वां प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में 2000 में निर्धनता रेखा कितनी पर निर्धारित की गई थी? 445 प्रति व्यक्ति, 454 प्रति व्यक्ति माह, 460 रुपया प्रति व्यक्ति माह या फिर 440 प्रति व्यक्ति माह। तो 2000 में निर्धनता रेखा कितनी निर्धारित की गई थी? तो वो किया गया था 454 प्रति व्यक्ति माह, यानी उनकी क्या थी? आमदनी थी, जो निर्धनता रेखा से नीचे रखे गए थे। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। तो अभी तो हम लोग देखें राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन के द्वारा ही तय किया जाता होगा कि कौन निर्धनता रेखा से नीचे है। विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व की निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए समान मानक तय किए गए हैं और इन मानकों के अनुसार किसे निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है? तो जिन व्यक्तियों की आय $5 प्रतिदिन से कम है, यानी प्रतिदिन हर रोज $5 से जो कम कमाता है, जिन व्यक्तियों की आय $2 प्रतिदिन कम है, जिन व्यक्तियों की आय $1.90 प्रतिदिन कम है इससे, और जिन व्यक्तियों की आय $20 प्रति माह से कम है। तो भैया विश्व बैंक के द्वारा जो निर्धनता रेखा तय किया गया है वो किया गया है कि जिन व्यक्तियों की आय $1.90 प्रतिदिन यानी उससे कम कमाता है वो किस में आता है? तो निर्धनता रेखा के नीचे, निर्धनता में आता है, ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे आता है वो। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार कौन निर्धन है? दैनिक आय $1 से कम हो जिसकी, दैनिक आय $3, ना बाबा $4, इसमें से कोई नहीं। तो $1 से जिसकी कम दैनिक आय हो उसको किस में रखा गया है? निर्धनता रेखा में रखा गया है। नीचे दिए गए भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों एवं आर्थिक समूहों में सबसे अधिक निर्धनता अनुपात किस में पाया जाता है? सामाजिक और आर्थिक समूहों के आधार पर, ठीक है। अनुसूचित जाति, ग्रामीण खेतीहर मजदूर, अनुसूचित जाति वहाँ पर जनजाति है, यहाँ पर जाति है, और नगरीय अनियमित मजदूर। तो किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वो पाया जाता है अनुसूचित जनजाति में। किसमें? अनुसूचित जनजाति में। इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को किस वर्ष शुरू किया गया है? ये शायद रिपीट क्वेश्चन हो गया कि काम के बदले अनाज किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वो किया गया था 2004 ईस्वी में, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित किया गया? नरेगा जो है कब पारित किया गया था? तो वो किया गया था 2005 में। इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो वो किया गया था फ्रेंड्स, 1 मिनट, 1999 में, ठीक है। कब किया गया था? 1999 में किया गया था। किसने इस बात की वकालत की कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब उसके सभी गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे? ये किसने कहा था? तो ये कहे थे महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई? ग्रामोदय योजना कब शुरू किया गया था? तो वो किया गया था 2000 ईस्वी में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कहीं मार्केट में अगर अच्छी बुक मिल जाती है जो कि चैप्टर वाइज दिया हुआ हो तो उसको फटाफट ले लीजिए सारे सब्जेक्टों की, और उसी से आप तैयारी कीजिए। प्रैक्टिस सेट लगाने से अच्छा है कि अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपका नॉलेज होगा, और उसके अनुसार आप खुद अगर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना तो आप स्वयं अपने आप में इंप्रूवमेंट देखेंगे कि आपका कितना जो पढ़ाई का स्तर है वो ऊँचा हो गया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जहाँ मिल रहा है वहाँ पर ले लीजिए। इधर तो मैं नज़दीक में पता कर ली, कहीं पर बुक इतना मिल ही नहीं रहा है। अगर आप लोगों को मिलता है और कोई अच्छी बुक है तो प्लीज़ कमेंट्स में उसको ज़रूर टैग कर दीजिएगा। चलिए अब अगला अध्याय जो आता है वो है बेरोजगारी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? भैया ये तो सबको पता है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। भारत में प्रति व्यक्ति निम्न स्तर कम होने के कारण पूंजी निर्माण दर अधिक, उपभोग दर उच्च, पूंजी निर्माण दर निम्न या फिर वांछित लाभ। तो भारत में जब प्रति व्यक्ति जो निम्न स्तर है वो कम होने के कारण क्या होगा? उसका पूंजी निर्माण जो दर है वो क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3रा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना कब लाया गया था? ग्रामीण महिला बाल विकास योजना कब लाया गया था? तो वो लाया गया था 1982 ईस्वी में। बिहार में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, छुपी हुई जो दिखाई ना दे, तो वो कौन सी है बेरोजगारी? वो है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का पता थोड़ी ना है कब कैसा मौसम कर देगा और सारा फसल नष्ट कर देगा, तो ये छुपी हुई बेरोजगारी हो गई। अगला प्रश्न है, बिहार में अशिक्षित की संख्या करीब कितना प्रतिशत है? 53, 40, 65 या फिर 47%? तो कितना प्रतिशत हो जाता है? वो है 40%। अशिक्षित संख्या
करीब यानी लगभग ये बताया गया है कि 40% है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कितने प्रकार की? तो 2 प्रकार की बेरोजगारी जो है वो पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा, अस्वास्थ्य, गरीबी। तो ये सभी है बेरोजगारी का। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है? देखिए, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है क्या शहरी क्षेत्रों में? 1 मिनट। औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी बेरोजगारी नहीं पाई जाएगी? तो मौसमी बेरोजगारी नहीं पाई जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रक्षण बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है गृहिणियों में बेरोजगारी, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी। क्या बोल रहा है कि प्रक्षण बेरोजगारी किसको कहते हैं? चलिए देख लेते हैं। तीसरा है, जिस कार्य को कम व्यक्ति कर सकते हैं उसको अधिक व्यक्तियों द्वारा कराना तथा उत्पादकता में कोई वृद्धि ना होना। यानी मान लीजिए जहाँ पर 2 व्यक्ति की ही जरूरत है वहाँ पर 4 व्यक्ति लगा दिए और उनको बस पेमेंट भी मतलब उतना ही दे रहे हैं, जैसे 2 व्यक्ति में जितना अगर 100 रुपया देते तो चारों को 50-50 दे रहे हैं, तो उससे उनका ना कोई उत्पादन में वृद्धि हो रहा है और ना कोई उनकी रोजी रोटी चल रही है। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रक्षण बेरोजगारी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रक्षण बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में या फिर व्यापार क्षेत्र में? तो प्रक्षण बेरोजगारी जो पाई जाती है फ्रेंड्स वो पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। ठीक। मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता, ये थोड़ी ना होगा। जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है, ये जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता, जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं हो। तो देखिए, मौसमी बेरोजगारी से क्या मतलब हो जाएगा कि जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं हो, वो क्या होगा? मौसमी बेरोजगारी होगा। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर आ जाता है वो है कृषि खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता। तो नकदी फसल कौन सा है? जूट, जौ, ज्वार, धान। इनमें से नकदी फसल कौन सा आ जाएगा? तो जूट आ जाएगा। नकदी फसल किसको कहते हैं? यानी उसी समय सामान लो और पैसा दो, ये हो गया नकदी फसल। आज़ादी से पहले भयंकर अकाल किस राज्य में पड़ा था? आज़ादी से पहले कर्नाटक, बंगाल, उड़ीसा या फिर असम? तो वो पड़ा था बंगाल में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, बफर स्टॉक का क्या मतलब है, यानी क्या काम होता है? अनाज की समस्या को हल करने में मदद करना, खदानों की कमी, अनियमित वितरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बफर स्टॉक का मतलब ही क्या हो गया? अनाज की समस्या को हल करने में मदद करना, यानी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, अनाज की समस्या को हल करने में मदद करना। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है? शीतकालीन कृषि अभी मैं आप लोगों को रफली बताई थी ना, तो शीतकालीन कृषि किसे कहा जाएगा? भदई, खरीफ, रबी या फिर गर्मा फसल को? तो शीतकालीन जो फसल होता है वो होता है खरीफ फसल। ठीक है, कौन सा फसल? खरीफ फसल। कौन खदान के स्रोत हैं? गहन खेती, भंडारण, आयात नीति या फिर उपयुक्त में से सभी? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि ये सभी जो है खदान के स्रोत हैं। अगला है, लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ किया गया था? लक्षित सार्वजनिक वितरण जो है कब आरंभ किया गया था यानी शुरू किया गया था? वो किया गया था 1997 ईस्वी में। अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई थी? तो अन्नपूर्णा प्रणाली जो लागू की गई थी वो की गई थी 2000 ईस्वी में। मौसमी भूख किस क्षेत्र में प्रचलित है? शहरी, ग्रामीण, महानगरीय क्षेत्रों में या फिर उपनगरीय क्षेत्रों में? तो अभी हम लोग देखे थे ना भैया, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रक्षण हो गया या फिर मौसमी भूख हो गया, ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। निर्गम कीमत यानी इशू प्राइस का अभिप्राय क्या है? समाज के गरीब तबकों को बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण देना, समाज के गरीब तबकों को बाजार की कीमत पर अनाज का वितरण करना, यानी बाजार में जो कीमत चल रहा है उसी पर। दूसरा है हमारा, तीसरा है समाज के सभी लोगों को बाजार की कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण करना। ऐसे तो अर्थव्यवस्था ही ठप हो जाएगी। भारत के समृद्ध लोगों को बाजार की कीमत से कम कीमत पर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि निर्गम यानी जो इशू प्राइस होता है वो क्या होता है? तो समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जैसे देखते हो राशन मिलता है तो उनको मार्केट के दाम से कम पर उपलब्ध कराया जाता है। तो क्या हो गया? कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण करना, ये इसका क्या कहलाता है? निर्गम कीमत कहलाता है इसका। अगला प्रश्न है, पीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, एक पीडीएस हो गया और हम लोग क्या क्या देखे थे उन सभी को भी फुल फॉर्म भी जो दे रखा है उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो पीडीएस क्या होता है? स्वीकृत बाल विकास प्रणाली, सामान्य वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या फिर सार्वजनिक अन्नपूर्णा प्रणाली? तो पीडीएस जो होता है वो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। बफर स्टॉक क्या है? ये आई थिंक फिर से क्या हो गया? रिपीट हो गया। तो सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडारण, व्यक्ति द्वारा नहीं, इसमें ऑप्शन देखिए चेंज कर दिया, व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडारण, अमीर व्यक्ति का अधिप्राप्त अनाज का भंडारण, या फिर चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है कि व्यापारी द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडारण। तो देखिए, बफर स्टॉक क्या होगा? तो बफर स्टॉक वो होगा जो सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडारण किया जाता है और अनाज की समस्या आने पर उस समस्या का हल किया जाता है। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है? भूमिहीन, श्रमिक, पारंपरिक दस्तकार कामगार, निराश्रित तथा भिखारी, उपरोक्त में से सभी? क्या बोल रहा है? खाद्य असुरक्षित कौन सा वर्ग है?
तो वो कौन सा वर्ग हो जाएगा? तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त में से सभी, क्योंकि भारत में राशन प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो राशन प्रणाली कब शुरू हुई थी ये हम लोग देखे थे, तो ये हुई थी 1940 के दशक में। ठीक है, भारत में राशन प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो 1940 के दशक में शुरू हुई थी। ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है? सार्वजनिक प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, अन्नपूर्णा योजना। तो ICDS का फुल फॉर्म होता है एकीकृत बाल विकास सेवाएं। इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। अगला प्रश्न है 1943 में भारत में सबसे पहले भयानक अकाल कहाँ पड़ा था? वो पड़ा था बंगाल में। एंड लास्ट प्रश्न है हमारा कि भारत के उस योजना जिसमें गरीबों से लास्ट प्रश्न कि भारत के उस योजना जिसमें गरीबों में सबसे गरीब लोग आते हैं, अच्छा वो कौन सी योजना है जिसमें कि गरीब से भी गरीब लोग आते हैं? प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना, ग्रामीण रोजगार विकास योजना, अंत्योदय अन्न योजना या फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो कौन आते हैं भैया इसमें? तो अंत्योदय अन्न योजना जो है ये गरीब से गरीब लोगों के लिए ही बनाई गई है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। तो हमारे ये इकोनॉमिक्स का क्लास 9th और 10th दोनों का MCQ खत्म हो गया है। अब हम लोग ज्योग्राफी चलाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत लंबे चैप्टर दिए हुए हैं और खंड खंड में तोड़ तोड़ करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 10th की देखेंगे, क्योंकि क्लास 10th के चैप्टर लंबे लंबे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।